हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंटरनेट कंप्यूटर की। और इस इंटरनेट कंप्यूटर के लेक्चर में हम लोग डिप्लॉय भी करने जा रहे हैं एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन अपने इस इंटरनेट कंप्यूटर पे। अब ये चीज़ कैसे होनी है, क्या होना है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। डेफिनेटली ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि इंटरनेट कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा एक ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा इस समय सुर्खियों में है, मैं ये कहूँगा। तो आइए इस इंटरनेट कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं और पहले ये समझते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ये जो पक्की है कि हम लोग डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे, बट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, आइए चलिए बात करते हैं। तो इंटरनेट कंप्यूटर में हम लोग पहली चीज़ बात करेंगे वाई की, कि आखिर में हमें इंटरनेट कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। सेकंड, फिर हम बात करेंगे अबाउट इंटरनेट कंप्यूटर, इनके फाउंडर कौन है और इंटरनेट कंप्यूटर की क्या क्या खासियत है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और फिर हम लोग बात करेंगे वर्किंग ऑफ इंटरनेट कंप्यूटर की, आखिर में इंटरनेट कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट कंप्यूटर की, मतलब कि कैसे आप एक रियल एप्लीकेशन, हम लोग यहाँ पे डी ऐप को भी अपनी डिप्लॉय करेंगे, प्लस एक रियल एप्लीकेशन जो कि जो हमारी इंटरनेट कंप्यूटर की कंपनी है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उन्होंने जो रियल एप्लीकेशन बनाई है वो कैसे बनाई है, इस चीज़ पे भी हम लोग बात करेंगे और इसको हम लोग रियल लाइफ में देखेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कॉम्पिटिटर्स ऑफ इंटरनेट कंप्यूटर के, आखिर में कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे इंटरनेट कंप्यूटर के। और द लास्ट वन विच इज़ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप सबको देखना चाहिए, वो है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं इंटरनेट कंप्यूटर की, कहाँ पे इंटरनेट कंप्यूटर फेल कर जाएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं इस लेक्चर को पूरी एनर्जी के साथ। तो कहानी की हमारी शुरुआत होती है। मैं यहाँ पे एक कहानी के थ्रू आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये कहानी सुनने में आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी और आपको समझ में भी आएगा कि आखिर में हमें इंटरनेट कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों है। तो कहानी की शुरुआत बेसिकली होती है हमारे राजेश भाई के साथ, जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं और जो कि अपना खुद का एक नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। तो नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि यहाँ पे वीडियोस होते हैं, मतलब आपकी मूवीज़ होती हैं, सीजन्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं, मतलब वीडियो कंटेंट होता है हमारे नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन पे। तो और हमारे राजेश भाई भी जो एक एंटरप्रेन्योर है, ये भी एक नेटफ्लिक्स जैसी ही एक एप्लीकेशन को बनाना चाहते हैं। और अगर आप नेटफ्लिक्स के बारे में जानते हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हैवी वेबसाइट है, क्योंकि इस पे वीडियोस अपलोड होंगी, ये सारी चीज़ें अपलोड होंगी, तो डेफिनेटली राजेश को यहाँ पे यूज़ करने पड़ते हैं कुछ क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। तो सर्वर पे तो नहीं जा सकते, उनको कहाँ पे जाना पड़ेगा, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे जाना पड़ेगा। और उनके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। भाई वो ऑप्शंस देखने से पहले, मगर जब राजेश ये सारी चीज़ें अपनी मम्मी पापा को बताता है, तो उसके पापा की आंखों में एकदम आंसू भर जाते हैं कि भाई राजेश, मेरा बेटा कुछ आज बड़ा काम करने जा रहा है। फिर राजेश पहुंचता है ऑप्शंस के पास। वो देखता है कि भाई आखिर में मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस है, क्या क्या क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे मैं अपनी डिसेंट्रलाइज, या फिर मैं कहूँ नॉट डिसेंट्रलाइज, अभी तो वो वाला पार्ट बाकी है, अपनी नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन को मैं किस तरह से डिप्लॉय कर सका। तो उसके पास कई सारे ऑप्शंस आते हैं। वो देखता है कि माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर है, एक AWS है और एक ABC कंपनी है। ABC कंपनी काफ़ी नई कंपनी है। तो राजेश सोचता है कि भाई मैं इस ABC कंपनी को चूज़ करता हूँ और यहीं पे अपनी नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन को डिप्लॉय करूँगा। शुरुआत तो होने वाली थी, मगर राजेश को पता चलता है कि भाई इनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर आप अपनी एप्लीकेशन को इन ABC प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय करनोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा रेंट देना पड़ेगा। पर राजेश कहा कि भाई मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे पास मुझे ये चीज़ तो करनी ही है, मुझे अपना क्वालिटी कंटेंट लोगों तक पहुँचाना है। तो कहता है ठीक है, मैं इतना ज़्यादा हाई कॉस्ट भी देने को तैयार हूँ, और राजेश मान जाता है। बट कुछ टाइम बाद राजेश एक प्रॉब्लम में फंस जाता है, और वो प्रॉब्लम होती है सेंसरशिप की। कुछ टाइम बाद राजेश के जो कुछ वीडियोस थे, उसको ये जो एसी कंपनी है वो सेंसर करने लगती है। और राजेश जब पूछता है इस ABC कंपनी से कि आप मेरे वीडियोस को क्यों सेंसर कर रहे हो, जबकि ये वीडियोस कुछ भी किसी भी तरह से खराब नहीं है, तो ये ABC कंपनी कहती है कि हमारे कुछ पॉलिसीज हैं, हमारे कुछ रूल्स हैं, जिसकी वजह से हमें ये सेंसर करना पड़ रहा है। अब राजेश के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अपनी नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन उसने इस ABC कंपनी पर डिप्लॉय कर दी है। उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। तो राजेश कहता है चलो ठीक है, अच्छा चलता है, काम चला लेंगे। वो कहता है चलो ठीक। फिर राजेश को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और वो प्रॉब्लम होती है डेटा लीक की। अब ABC कंपनी में जो डेटा था यूजर्स का, जो कस्टमर्स का डेटा था, वो सबका सब लीक हो जाता है। जो क्रेडिट कार्ड नंबर्स थे, जो जिसके थ्रू लोगों ने पैसे पे किए थे, वो सारी चीज़ें लीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं हमारे राजेश भैया से, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने जिस पे ट्रस्ट किया, राजेश पे ट्रस्ट किया, और राजेश ने एक तरह से उनका डेटा लीक किया। बट अब यहाँ पे राजेश सोचता है कि भाई यहाँ पे तो उसकी गलती नहीं है, बट स्टिल ABC कंपनी के डेटा प्राइवेसी इशू की वजह से, डेटा लीक की वजह से आज राजेश की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। और जब ये सारी चीज़ें चली रही होती है, जब राजेश इतना दुखी होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, उसकी कंपनी बंद होने को होती है, तभी एक उम्मीद की किरण जगती है और हमारे हीरो की
एंट्री होती है। और वो हीरो और कोई नहीं है, वो हीरो है हमारा इंटरनेट कंप्यूटर। अब ये इंटरनेट कंप्यूटर क्या है, इसको समझते हैं। इंटरनेट कंप्यूटर बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू एक डिसेंट्रलाइज इंटरनेट हम क्रिएट करने वाले हैं। अब ये डिसेंट्रलाइज इंटरनेट का क्या मतलब है, तो पहले हमें इंटरनेट को समझना हो। इंटरनेट अगर आप ध्यान से समझोगे तो इंटरनेट को हम ये नहीं कह सकते कि ये टोटली सेंट्रलाइज है या फिर डिसेंट्रलाइज है, राइट। इंटरनेट को हम इस तरह की कैटेगरीज में नहीं रख सकते, मगर अगर आप ध्यान से अभी की सिचुएशन को देखोगे तो कुछ ऐसी कॉरपोरेशंस हैं, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि इंटरनेट को कंट्रोल करती हैं। और वो कंपनीज कोई और नहीं, जो हमारे समय क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, जो बड़ी बड़ी रेपुटेटेड कंपनीज हैं, उनके ही पास पूरा कंट्रोल होता है हमारे इंटरनेट का। वो जब चाहे तो आपका डेटा डिलीट कर सकती हैं, वो जब चाहे आपका डेटा लीक करवा सकती हैं, और वो आराम से सब चीज़ों से बच के निकल भी जाती है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, तो लोगों को उन्हीं कंपनीज के पास बार बार जाना पड़ता है। तो इंटरनेट कंप्यूटर कहता है कि हम एक डिसेंट्रलाइज इंटरनेट क्रिएट करेंगे, मतलब कि हम ऐसे डेटा सेंटर्स क्रिएट करेंगे, मतलब वो नहीं क्रिएट करेंगे। यहाँ पे ये जो डेटा सेंटर्स आप देख रहे हैं, डेटा सेंटर्स मतलब वो जगह जहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हो। जैसे ये जो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आपका अमेजॉन वेब सर्विस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया, इनकी खुद के डेटा सेंटर्स होते हैं, है ना। बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं जो कि ये कंट्रोल करते हैं। इंटरनेट कंप्यूटर कहता है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम क्या करेंगे, हम डिसेंट्रलाइज डेटा सेंटर्स क्रिएट करेंगे, मतलब इंडिपेंडेंट डेटा सेंटर्स क्रिएट करेंगे ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जहां पे कोई भी पर्सन आके अपना डेटा सेंटर्स क्रिएट कर सकता है। जस्ट लाइक योर ब्लॉकचेन, जैसे आप अपनी ब्लॉकचेन में नोड बन सकते हो, राइट। जब चाहे आप किसी भी ब्लॉकचेन का पार्ट बन सकते हो, आप अपने आप को इथेरियम की नोड बना सकते हो, बिटकॉइन की नोड बना सकते हो। ठीक उसी तरह से इंटरनेट कंप्यूटर कहता है कि आप अपना खुद का डेटा सेंटर्स ऑपरेट कर सकते हो, और डेटा सेंटर ऑपरेट करने के बाद वो एक दूसरे से डेफिनेटली ऑल ओवर दी वर्ल्ड कनेक्टेड रहेंगे, मगर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होगी। तो जस्ट लाइक ब्लॉकचेन, ये पूरा डिसेंट्रलाइज वे में वर्क करेगा, जहाँ पे कोई भी पर्सन आके अपना डेटा सेंटर क्रिएट कर सकता है, और फिर ये डेटा सेंटर्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे। अब वो कैसे होगा वो हम लोग आने वाले वीडियो में बात करेंगे। बट द मेन एम ऑफ इंटरनेट कंप्यूटर इज टू क्रिएट अ डिसेंट्रलाइज इंटरनेट। और ये करने का तरीका क्या है कि इंडिपेंडेंट डेटा सेंटर्स क्रिएट किए जाए, मतलब कि इंटरनेट कंप्यूटर अपने नहीं करेगा, जो यूजर्स हैं, जो पर्सन है, जो लोग चाहते हैं कि उनका खुद का डेटा सेंटर हो, वो करेंगे। और इंटरनेट कंप्यूटर वो फैसिलिटी देगा जहां पे ये डेटा सेंटर्स आपस में कम्युनिकेट भी कर पाए, और अगर किसी यूजर को अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है तो वो इस डेटा सेंटर पे इजीली कर पाए। ठीक है, तो ये इंटरनेट कंप्यूटर करना चाहता है। और ये जो डिसेंट्रलाइज इंटरनेट की चीज़ है, ये जो डिसेंट्रलाइज इंटरनेट का इशू है, ऐसा नहीं कि ये बहुत ही नया इशू है। ये इशू काफ़ी पुराना है। अगर आप जॉन पेरी बेलो का स्टेटमेंट पढ़ोगे, जो कि को फाउंडर रह चुके हैं हमारे इंटरनेट राइट ग्रुप द इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन का, 1996 की ये बात है, जहाँ पे वो कहते हैं, यूएस गवर्नमेंट से कहते हैं, अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि भैया आप हमारे इंटरनेट को छोड़ दो, उसको हमें अकेला रहने दो, हम अपने से सब देख लेंगे, प्लीज़ आप हमें छोड़ दो अकेला। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यू आर नॉट वेलकम अमंग अस। तो ये काफ़ी पुराना मुद्दा है जो चला आ रहा है। पहले गवर्नमेंट के हाथ में पूरा कंट्रोल था, और आज ये बड़ी बड़ी कंपनीज इंटरनेट को पूरी तरह से कंट्रोल करती हैं। तो इंटरनेट कंप्यूटर के थ्रू हम ये सेंट्रलाइजेशन वाला पार्ट पूरी तरह से रिमूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेट कंप्यूटर के बारे में कि आखिर में इंटरनेट कंप्यूटर के फाउंडर कौन है, इंटरनेट कंप्यूटर कब बना एंड ऑल दोस्त, इसके बारे में बात करते हैं। तो इंटरनेट कंप्यूटर के फाउंडर हैं हमारे ये डोमिनियन विलियम्स, जिन्होंने 2015 में इंटरनेट कंप्यूटर को ये ईजाद किया। और फिर उन्होंने 2016 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था डीफिनिटी। यहाँ पे मैंने स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी है, ये डीफिनिटी है, आई नहीं होगा बीच में डी के बाद। तो डीफिनिटी करके इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो कि एक नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसी में ये जो डिफिनिटी की ऑर्गेनाइजेशन है, यही हमारे इंटरनेट कंप्यूटर पे आखिरी में एक्चुअली में वर्क करती है। अब ये इंटरनेट कंप्यूटर के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो इंटरनेट कंप्यूटर में देखिए, एक यहाँ पे मैं टर्मिनोलॉजीज थोड़ा क्लियर कर दूं कि इंटरनेट कंप्यूटर एक को आप ब्लॉकचेन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। मतलब आप ये भी सुनेंगे कि इंटरनेट कंप्यूटर इज अ ब्लॉकचेन, और इंटरनेट कंप्यूटर कहीं कहीं पे आप सुनेंगे कि इज अ प्रोटोकॉल। तो जस्ट लाइक बिटकॉइन को आप ब्लॉकचेन भी कहते हैं ना, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है, और बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी भी है, राइट, बिटकॉइन का प्रोटोकॉल भी है। तो इंटरनेट कंप्यूटर को आप इसी तरह समझे कि इंटरनेट कंप्यूटर जब मैं कह रहा हूँ तो ये ब्लॉकचेन भी हो सकती है, ये प्रोटोकॉल भी हो सकती है। और अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल क्या है? तो इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल, जैसे कि आपने देखा कि हमारे जो डेटा सेंटर्स हैं वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड रहेंगे।
तो सीधी सी बात है, वो इंडिपेंडेंट डेटा सेंटर्स को आपस में कम्युनिकेट करना होगा। तो कम्युनिकेट करने के लिए ही ये इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। तो प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे कि अगर आपके वेब 2 वर्ल्ड में HTTP प्रोटोकॉल है, UDP प्रोटोकॉल है, TCP/IP प्रोटोकॉल है, तो ये सब प्रोटोकॉल्स हैं जो कि वेब 2 वर्ल्ड को गवर्न करते हैं। ठीक उसी तरह से आपके डिसेंट्रलाइज इंटरनेट को कौन गवर्न करेगा? इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल गवर्न करेगा। इस इंटरनेट कंप्यूटर की खासियत क्या है कि इसमें आप जो भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे वो टोटली ओपन सोर्स हो सकते हैं और ट्रांसपेरेंट होंगे। मतलब कि आपको यहाँ पे कुछ भी जो भी इस इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल का यूज़ करके आप सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे वो सब टोटली ओपन सोर्स होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे। तो यहाँ पे कोई मतलब कोई छुपाने वाली बात नहीं है, सब कुछ ओपन रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। और कोई भी डेवलपर ईजिली कोई भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को इस इंटरनेट कंप्यूटर पे डिप्लॉय कर पाएगा, क्योंकि इंटरनेट कंप्यूटर जैसे मैंने कहा प्रोटोकॉल तो है ही, साथ ही साथ ये एक ब्लॉकचेन भी है। तो इंटरनेट कंप्यूटर की ब्लॉकचेन पे कोई भी डेवलपर जब चाहे एप्लीकेशंस को, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को, क्योंकि अब जब आप एक डिसेंट्रलाइज से प्लेटफॉर्म पे इसको डिप्लॉय करोगे, क्योंकि इंटरनेट कंप्यूटर इज अ ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन, तो जब आप इस पे डिप्लॉय करोगे तो आप एक ईजिली वे में ये चीज़ कर पाओगे। ठीक है, तो ये इंटरनेट कंप्यूटर की कुछ खासियत है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं कि इंटरनेट कंप्यूटर से अगर आपको इंटरैक्ट करना है, क्योंकि इंटरनेट कंप्यूटर इज अ ब्लॉकचेन, अगर आपको इंटरैक्ट करना है तो उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है मॉडको। अच्छा, ये मैं जो कह रहा हूँ मॉडको इंटरनेट कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे आने वाले वीडियो में, बट मतलब आने वाले स्लाइड्स में। तो ये मत कंफ्यूज होइएगा कि मॉडको जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने के लिए है। मॉडको सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट जो आपकी इंटरनेट कंप्यूटर की ब्लॉकचेन है इससे इंटरैक्ट करने के लिए है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि ये आपको फैसिलिटी दे रहा है कि आप बिटकॉइन को नहीं, मतलब बिटकॉइन पे अब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी यूज़ कर पाएंगे। मतलब अभी तक हम बिटकॉइन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते थे, राइट, बट ये आपको ऐसी फैसिलिटी देगा इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल जिसके थ्रू आप बिटकॉइन पे भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना पाएंगे। और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो आप बनाएंगे ये होल्ड कर पाएगा बिटकॉइन, सेंड कर पाएगा बिटकॉइन, जैसे हमारा नॉर्मल इथेरियम वाला ब्लॉकचेन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है जो कि इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल प्रोवाइड करेगा। अभी ये नहीं कर रहा है बट आने वाले टाइम में ये करेगा। अब इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने वाई समझ लिया, हम लोगों ने वॉट समझ लिया, इसकी अब वर्किंग को समझ लेते हैं और फिर इसके बाद हम लोग अपनी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे। मतलब जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन हम लोग इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल का यूज़ करके बनाएंगे उसको हम लोग यहाँ पे फिर डिप्लॉय करेंगे। तो वर्किंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो जस्ट लाइक आपके इथेरियम ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, सोलाना ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसी तरह से यहाँ पे भी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हो। बट यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ना होके कैनिस्टर्स होती है, जहाँ पे आपका कोड और डेटा होता है। तो जब मैं कह रहा हूँ कैनिस्टर्स तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की। तो ये स्पेशल टर्मिनोलॉजी है जो कि इंटरनेट कंप्यूटर में है। जैसे कि आपने हाइपरलेजर पढ़ा होगा, तो हाइपरलेजर में चेन लिंक कहते हैं, राइट। हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते, वहाँ पे हम लोग चेन लिंक कहते हैं। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह के कैनिस्टर्स कहते हैं। अब इसका क्या प्रोसेस होता है? तो जैसे आपने लेट से कोई कोड लिखा, तो ये कोड जो होता है ये कंपाइल होता है आपके वेब असेंबली मॉड्यूल में। वेब असेंबली मॉड्यूल में कंपाइल होने का मतलब वजह क्या है मैं बताता हूँ। वेब असेंबली मॉड्यूल में कंपाइल होने से ये फ़ायदा होता है कि आप कोई भी कोड, मतलब कि आपने जो कोड लिखा है ना, जो आपने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोड लिखा है, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कोड लिख सकते हो। रस्ट को ये लोग ऑफिशियली सपोर्ट करते हैं। मतलब आप रस्ट इनके अगर डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे तो ये लोग कहते हैं कि रस्ट हमारी एक ऑफिशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बट स्टिल आप कोई भी कोड यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी आप यूज़ करोगे वो आखिर में कंपाइल हो जाएगी आपके वेब असेंबली मॉड्यूल में। और यही वेब असेंबली मॉड्यूल आपको प्रोवाइड करेगा आपके इस कैनिस्टर्स वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। तो ये एक तरह से आप देखोगे तो ये एक तरह से आपका वो हो गया, जस्ट लाइक योर जावा वर्चुअल मशीन होती है आपकी। अगर आपने जावा पढ़ा है तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। तो एक तरह से ये आपका एक मीडियम हो गया जो कि हेल्प कर रहा है आपके किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को एक फॉर्मेट में, और वो फॉर्मेट को आप कन्वर्ट कर पा रहे हो ईजिली अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। तो इस तरह से ही ये कन्वर्जन का प्रोसेस होता है। और सबसे अच्छी बात इन कैनिस्टर्स की ये होती है कि ये कैनिस्टर्स आप, मतलब ये मल्टीपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप अपने इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल की ब्लॉकचेन पे वर्क करा सकते हो, रन करा सकते हो। और अगर किसी यूज़र को मतलब किसी लाइक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरैक्ट करना है, किसी वेब एप्लीकेशन के साथ इंटरैक्ट करना है, मान लो आपने एक वेब एप्लीकेशन बनाई जो आपने इस ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दी, तो यहाँ पे बेस्ट बात ये है कि अगर किसी को भी इन कैनिस्टर्स को यूज़ करना है
तो वो डायरेक्टली ब्लॉकचेन से बात कर सकते हैं। यहाँ पे हमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई डीएनएस नहीं होगा, कोई लाइक नो फायरवॉल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई डेटाबेस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप डायरेक्टली एज अ यूज़र जाओगे और आप ब्लॉकचेन से बात कर पाओगे, जैसे अभी तक आप सर्वर से करते थे। सर्वर से भी बात करने में बीच में कई सारी चीज़ें होती थी ना, डीएनएस वीएनएस, यहाँ पे वो भी नहीं होगा। डायरेक्टली आप ब्लॉकचेन से बात करोगे और जो भी चीज़ आप रिक्वेस्ट करोगे उसका आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो अगर आपने किसी वेबसाइट की रिक्वेस्ट की है तो उसका रिस्पॉन्स आपके मोबाइल, आपके कंप्यूटर, हर जगह पे आके दिख जाएगा। तो इस तरह से ये वर्क करती है। काफ़ी सिंपल तरीका है, कोई यहाँ पे डिफिकल्टी वाली चीज़ नहीं है, सिंपली डायरेक्ट एक्सेस है ब्लॉकचेन पे। अब एक क्वेश्चन ये भी मन में आ रहा होगा कि अगर ये डेटा सेंटर्स जो हम बना रहे हैं, है ना, ये डेटा सेंटर्स तो बन रहे हैं, मगर हमें क्या फ़ायदा? मान लो अगर हमने कल को अपना डेटा सेंटर खोल लिया तो हमको क्या मिलेगा? तो हमको ये मिलेगा कि हमें मिलेंगे बेसिकली आईसीपी टोकन। आईसीपी टोकन का मतलब क्या है? इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल। बेसिकली आईसीपी का फुल फॉर्म यही है जो आपने प्रोटोकॉल देखा था, राइट? तो आईसीपी इज़ अ टोकन जो कि आपको रिवॉर्ड किया जाएगा अगर आप यहाँ पे डेटा सेंटर बनते हो। तो आप अगर कोई अच्छा काम करते हो, मतलब आप अच्छे से डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, सब कुछ बढ़िया से कर रहे हो, तो आपको एज अ रिवॉर्ड इंसेंटिव की तरह आपको आईसीपी टोकन दिए जाएंगे। प्लस जो भी यूज़र इस डेटा सेंटर्स का यूज़ करेगा, जिसकी अभी तक हम लोग बहुत ज़्यादा कॉस्ट देते आ रहे थे सेंट्रलाइज अथॉरिटी को, इन सारे डेटा सेंटर्स को यूज़ करने के लिए यूज़र को सिर्फ और सिर्फ $0.46 ही देने होंगे, उससे ज़्यादा नहीं देने होंगे। आई नो ये अमाउंट बहुत, अगर आप ध्यान से रखो तो बहुत ही कम है। $0.46 बहुत ही कम है ना? बट मे बी अभी हो सकता है आने वाले टाइम में इंक्रीज हो, अभी 0.46 है, बट स्टिल अगर इंक्रीज भी होता है इन फ्यूचर तो कितना इंक्रीज होगा? 10 टाइम्स इंक्रीज होगा, $46 हो जाएगा पर मंथ। तब भी अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा कम है किसी भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी से। आइए मैं आपको एक एप्लीकेशन दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये भी होता है कि भैया चलो हमने ये सब तो थ्योरी वोरी तो देख ली, क्या एक्चुअली में इससे हम लोग कोई एप्लीकेशन बना भी सकते हैं कि नहीं? हम लोग डेफिनेटली अभी प्रैक्टिकली तो बनाएंगे ही, मगर आप ये देख सकते हो कि इंटरनेट कंप्यूटर से आप लोग एकदम भयंकर भयंकर, मतलब जो अच्छी लेवल के एप्लीकेशंस हैं वो भी आप इंटरनेट कंप्यूटर का यूज़ करके बना सकते हो। मतलब एक ऐसी एप्लीकेशन जो टोटली डिसेंट्रलाइज होगी, जो कि टोटली मतलब आपके डेटा सेंटर्स पे इस तरह से वर्क कर रही होगी। तो यहाँ पे इंटरनेट कंप्यूटर ने एक एग्जाम्पल दिया है कैन एप्लीकेशन का। तो इनकी वेबसाइट, यूट्यूब चैनल है, आप लोग डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब करो अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हो। तो ये कैन एक एप्लीकेशन है जो कि जस्ट वर्क करती है आपके टिकटॉक की तरह। तो जो आपका टिकटॉक था जो अभी इंडिया में बैन हो चुका है, आई थिंक बहुत जगह पे नहीं भी हुआ है, तो ये एकदम वैसे ही वर्क करती है। और आइए मैं आपको ये शो करके भी दिखाता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे म्यूट कर दूंगा, तो मैं आपको थोड़ा बहुत इसकी फंक्शनैलिटीज़ दिखाता हूँ। तो ये देखो आप, शुरुआत में ये कैन एप्लीकेशन है, तो पहले आपको ऑथराइजेशन देनी होगी, और क्योंकि ये टोटली डिसेंट्रलाइज है तो यहाँ पे आपको कोई ईमेल एड्रेस इस तरह की चीज़ यहाँ पे नहीं डालनी है। आपको सिंपली यहाँ पे देखोगे एक इंटर यूज़र नंबर करके यहाँ पे एक चीज़ है, एक आइडेंटिटी है, इंटरनेट आइडेंटिटी है, जो आपको रजिस्टर करानी होगी। देख रहे हो आप, व्हाट शुड वी कॉल दिस डिवाइस, तो आपने एक रजिस्ट्रेशन कराया। अभी इसके बाद क्या होगा, आपकी एक आइडेंटिटी बन जाएगी, कंस्ट्रक्टर ये इंटरनेट आइडेंटिटी, और इसी आइडेंटिटी से आप अपनी एप्लीकेशन को रन करोगे। मतलब यहाँ पे कोई ईमेल एड्रेस आपको नहीं देना है, कोई एज अपनी नहीं बतानी है, कोई ईमेल नेम नहीं बताना है, कुछ नहीं बताना है। आपने सिंपली एक रजिस्ट्रेशन किया, एक इंटरनेट आइडेंटिटी क्रिएट की, और आप यहाँ पे एप्लीकेशन तैयार हो जाएगी और उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो, और प्रोसीड टू ऑथराइज लॉगिन। अब अपना यूज़र नेम दो, यूज़र नेम तो आप कुछ भी दे सकते हो, 123 दे दो, जो मन चाहे वो दे दो, बट ये इस तरह से ये पूरा कनेक्शन वाला प्रोसेस चलता है। यहाँ पे इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। ये देखो, तो जस्ट लाइक अगर आप देखोगे तो ये टिकटॉक में जैसे वीडियोस होते थे और ये बिजली उछल भी रही है, तो उसी तरह के यहाँ पे भी वीडियोस हैं, और यहाँ पे आप किसी के भी कमेंट्स कर सकते हो, और इसमें आपको रिवॉर्ड दिए जाते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक सिंबल बना हुआ है, तो इसमें जिस तरह से जितने ज़्यादा लोगों को मतलब रिवॉर्ड, लाइक्स मिलेंगे, कमेंट्स मिलेंगे, तो उसी हिसाब से उनको आईसीपी प्रोटोकॉल, मतलब आईसीपी टोकन्स उनको एज अ रिवॉर्ड भी दिए जाएंगे। तो ये ब्यूटीफुल चीज़ है हमारे मतलब इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल की, इंटरनेट कंप्यूटर की, जिस पे आप कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हो जो कि टोटली डिसेंट्रलाइज होगी। तो चलिए अब आपको मैं एक रियल एप्लीकेशन बना के दिखाता हूँ, आप भी मेरे साथ बनाइए, और उसको हम लोग डिप्लॉय करते हैं अपने इंटरनेट कंप्यूटर पे। ओके, तो अपनी डी ऐप को बनाने के लिए हम लोग बेसिकली यूज़ करेंगे लिनक्स का, क्योंकि भाई ये चीज़ ईजिली विंडोज़ का कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग इसीलिए इसका यूज़ करेंगे। और ये मैं अपने वर्चुअल बॉक्स में कर रहा हूँ, वैसे मैंने इसके बारे में कई बार बताया हुआ है आपको। अगर आपके सिस्टम में लिनक्स नहीं है, उबंटू नहीं है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर सकते हो और इसके अंदर आप अपने उबंटू को रन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं वही चीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ। और इसमें पहला हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं एक नई डायरेक्टरी। ठीक है, तो इस डायरेक्टरी का मैं नाम रख देता हूँ लेट्स से IC। ठीक है, और फिर कर लेते हैं CD × IC। ठीक है,
अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक कमांड लिखूँगा और ये सारी कमांड्स मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा ताकि आप लोग ईज़िली उसको डायरेक्टली पेस्ट करें और उसको यूज़ कर सकें। और ये हमें इंस्टॉल करके दे देगा वो पैकेज जिसमें हमारी डिसेंट्रलाइज़ एप्लीकेशन है, जिसको हम लोग डिप्लॉय करेंगे अपने इंटरनेट कंप्यूटर पे। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ और ये चीज़ हमें डिफिनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है? तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मैंने की हुई है, कि हमें डिफिनिटी ने पहले से ही प्रोवाइड किया हुआ है। हमें सिर्फ उसको अब यूज़ करना है, उसको डिप्लॉय करना है, ठीक है? तो ये एक हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जब कोई कमांड एंटर करेंगे, जो भी टेक्स्ट हम इनपुट करेंगे, तो ये हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन हमें वो रिटर्न करके देगी। अभी ये चीज़ समझ में आ जाएगी जैसे हम लोग इसको रन करेंगे। तो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, थोड़ा वेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। एक बार चेक कर लेते हैं कि हुआ है कि नहीं, एक बार वर्जन चेक करके। तो DFX बेसिकली इंस्टॉल हुआ होगा, येस। तो हमारे में अगर आप देखोगे तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, DFX की सहायता से ही एक न्यू फ़ोल्डर बनाएंगे और उस फ़ोल्डर का नेक्स्ट से मैंने नाम लिखा हेलो। तो यहाँ पे हमारा फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा और इसके अंदर ही हमारे जो पैकेजेस होंगे वो सारी चीज़ें इसमें ही होंगी। तो हमारा जो कैनिस्टर वाला पार्ट है, राइट, जो अभी हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैनिस्टर होता है। तो इस हेलो वर्ल्ड वाले फोल्डर में ही हमारे पास दो पैकेजेस होंगे। एक होगा हमारे फ्रंट एंड के लिए, एक फ्रंट एंड कैनिस्टर होगा, और उसका एक होगा हमारे बैक एंड के लिए। तो इसको एक बार इंस्टॉल होने देते हैं, फिर मैं वो दोनों चीज़ें आपको VS कोड के अंदर चल के भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये हो चुका है, राइट। तो अब मुझे क्या करना होगा, सिंपली CD हेलो करना होगा। तो मैं अपने हेलो वाली डायरेक्टरी में पहुंच जाऊंगा। ओके, तो मैं अपनी हेलो वाली डायरेक्टरी में पहुंच गया हूँ। एक बार आपको MKDIR कराता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे, ओके मैंने MKDIR करा दिया, सो सॉरी LS कराता हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास कई सारे इस समय जेसन फाइल्स हैं, JS फाइल है। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारी सोर्स फाइल है। अगर मैं आपको सोर्स फाइल के अंदर लेके चलूँ, CD सोर्स, वैसे इसको यहाँ पे लेके नहीं चलते हैं, वरना VS कोड में ही ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ओके, मैं VS कोड ओपन करता हूँ। तो VS कोड ने मैंने एक मतलब पहले ट्राई किया था इंटरनेट कंप्यूटर की, तो पहले एक फाइल बनी होगी, बट कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे भी मैंने वही सारे नाम रखे, तो आपको यहाँ पे मैं शो करूँगा, तो कोई इशू नहीं है। तो आप लोग अपने फोल्डर में जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये हमारा सोर्स फोल्डर है। सोर्स फोल्डर के अंदर आप देखोगे तो एक हमारा हेलो बैकएंड है। तो ये हमारा क्या है, ये अगर आप देखोगे तो ये मॉडको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना है, .mo है ना। तो ये मॉडको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना है, बैकएंड है हमारा, ठीक है। फिर एक हमारा हेलो वर्ल्ड फ्रंट एंड है, और फ्रंट एंड के अंदर एक एसेट्स फोल्डर है। एसेट्स फोल्डर मतलब जहाँ पे हमारी लोगो वोगो होगा, मेन मतलब CSS फाइल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे फ्रंट एंड वाले पार्ट में। और यहाँ पे एक सोर्स फोल्डर है, और सोर्स फोल्डर में अगर आप देखोगे एक index.html फाइल है। अभी जब हम लोग इसको रन करेंगे तो आप देखोगे यही चीज़ हमारे कोड सामने आएगा। तो ये सिंपल HTML फाइल में लिखा हुआ है। और एक index.js है जो कि हमारे जावास्क्रिप्ट के यूज़ करके लिखा गया है। तो आप देख सकते हो। और अभी हम लोग इसको रन करेंगे तो आप देखना, तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे यूज़ किया गया है इस डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को बनाने के लिए, है ना। तो पहले चलिए आइए अब इसको रन करते हैं। आई होप बहुत ही सिंपल चीज़ें यहाँ पे अगर हो रही है। आप देखोगे सबमिट बटन है, और अभी हम लोग जब रन करेंगे ना तो आपको ये कोड और भी ज़्यादा समझ में आने लगेगा, ठीक है। ओके, तो चलिए अभी इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पे हमें करना होगा DFX स्टार्ट। तो इससे हमारा जो एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट है वो रन हो जाएगा। इसको मैं रन करता हूँ, देखो ये स्टार्ट हो गया। अब हमें क्या करना होगा, एक नया टर्मिनल ओपन होगा करना होगा, और इस नए टर्मिनल में इसकी मैं बता देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ओके, इसको मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करता हूँ। मैंने कई बार देखा है ना कि अगर मैग्नीफाई नहीं करो ना तो अच्छे वो नहीं आता, लाइक टेक्स्ट नहीं आता, तो मज़ा नहीं आता, फिर आप लोगों को कोई दिक्कत होगी। तो मैंने कहा इसको कर दूँ। और अब देखो अभी भी हम लोग हेलो वाले फोल्डर में ही है, हेलो वाले फोल्डर में है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इंस्टॉलेशन करना होगा, क्योंकि आपने देखा होगा वहाँ पे पैकेट.json भी था। तो मैं यहाँ पे npm इंस्टॉल करूँगा और सारे जो भी डिपेंडेंसीज हैं उन सबको इंस्टॉल करूँगा। ओके, तो हमारे पास सारी डिपेंडेंसीज आ गई हैं, हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट रन कर रहा है। बस अब हमें एक चीज़ करनी है और वो है npm स्टार्ट। और जैसे ही मैं ये करूँगा हमारा ओके, यहाँ पे कुछ इशू आ गया है। ओके, ऐसा एक्चुअली मैं मुझे लग रहा है कि मुझे फ्रंट एंड में चले जाना चाहिए था पहले, इसलिए आई थिंक ये इशू आया है। तो मैं क्या करता हूँ, LS करता हूँ, CD करता हूँ सोर्स के अंदर, LS करके फिर CD करता हूँ हेलो फ्रंट एंड के अंदर। अब आई थिंक इशू नहीं आएगा। अब मैं करता हूँ npm स्टार्ट। आई होप आप रन कर जाए। ये अभी भी रन नहीं किया, ऐसा क्यों हो रहा है यार। हम लोगों ने अपने स्मार्टफोन को डिप्लॉय कहाँ किया, अभी हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्टली फ्रंट एंड को ही रन कर रहे हैं। तो सॉरी फॉर दैट। तो इसको थोड़ा हम लोग पीछे चले जाते हैं। ओके, CD करते हैं फिर से। तो CD करते हैं अपने IC में, हेलो में, और अब हम लोग डिप्लॉय करेंगे। तो DFX डिप्लॉय
और इससे हमारा जो डिप्लॉयमेंट प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा हमारे लोकल नेटवर्क पे। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे आपका हेलो बैकएंड भी बन के आ रहा है और फ्रंट एंड, जैसे कि मैंने बताया था हमारे 2 कैनिस्टर्स होंगे बैकएंड के लिए भी और फ्रंट एंड के लिए भी। तो वो दोनों चीज़ें अब स्टार्ट हो रही हैं। ओके, लेट्स सी, ये रन कर जाए बस। और यहाँ पे आई थिंक रन हो गया है, स्टार्टिंग बैच। बहुत बढ़िया। अब हमें चल के इसे लोकल होस्ट पे चेक। वंडरफुल। तो यहाँ पे हमारा लोकल होस्ट मैंने ओपन कर लिया है। तो आप देख रहे हो हमारे लोकल होस्ट पे हमारी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन रन कर रही है। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ लेट्स से क्षितिज, और मैं इसको क्लिक मी पे क्लिक करूंगा। आप देखना क्या करेगा ये, यहाँ पे लिख के आएगा हेलो क्षितिज। तो इस तरह से हम लोगों ने अपनी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर लिया अपने इंटरनेट कंप्यूटर पे और इसको रन भी। इसका कोड अगर आपको देखना है, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया है कि कोड आपको देखना है, तो सिंपली आपको जाना है index.js पे, जहाँ पे उन्होंने जावास्क्रिप्ट के थ्रू बहुत ही सिंपल लाइन में कोड लिखा है, जहाँ पे एक बटन क्रिएट किया गया है। फिर यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी, आई थिंक ये किसी आईडी नेम वाले उसको यूज़ कर रहे हैं, HTML में इन्होंने जो बनाया होगा। आपको दिखा देता हूँ कि कोई कोड क्योंकि मुश्किल नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो नेम करके आईडी बनी होगी, ये नेम करके आईडी बनी है, तो वहाँ से उसको फेच किया गया और फिर सिंपली यहाँ पे बटन एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट और ये सारी चीज़ों का यूज़ करके इसका काम कर दिया गया। और अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल है। आप एक बार इसको आके देखो, इसको पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपकी main.mo है, जहाँ पे आपका बैकएंड वाला रिलेटेड कोड है। ठीक है, तो मैं लिंक्स और डॉक्यूमेंटेशन की सारी चीज़ें आपके साथ नीचे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं। तो ये बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर्स के बारे में, इंटरनेट कंप्यूटर के। तो इंटरनेट कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक फील्ड में है जो कि डिसेंट्रलाइज इंटरनेट को क्रिएट करना चाहते हैं। ये भी कई सारी कंपनीज हैं जो कि वर्क कर रही हैं इंटरनेट को डिसेंट्रलाइज बनाने के लिए। यहाँ पे आपका सेफ है, सेफ नेटवर्क जो है ये 15 ईयर्स से काम कर रहा है अपने इंटरनेट को डिसेंट्रलाइज बनाने के लिए। बट ये आप समझ सकते हो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। फिर सॉलिड है और IPFS है। IPFS डेफिनेटली इंटरनेट को तो नहीं, पूरी तरह से तो नहीं, बट हाँ अपने वीडियोस को, अपने इमेजेस को डिसेंट्रलाइज वे में स्टोर कर सकते हो यूजिंग IPFS, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम, एक इंडिपेंडेंट डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं जहाँ पे आप अपने इमेजेस को, वीडियोज़ को वहाँ पे रख सकते हो। आइए बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिसेंट्रलाइज इंटरनेट, या फिर मैं कहूँ इंटरनेट कंप्यूटर। तो अगर आप देखोगे डिसेंट्रलाइज इंटरनेट को, जो इसमें सबसे बड़ा इशू है वो है हार्डवेयर का। क्योंकि अगर लेट्स से हम कह रहे हैं आम जनता से कि भाई आप अपने डेटा सेंटर्स खुद से क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो लोग अपने सिस्टम को नोड तो बना नहीं पा रहे हैं, है ना। क्या आपने और हमने अपने सिस्टम को नोड बनाया? हम क्या बिटकॉइन नेटवर्क का पार्ट हैं? क्या हम लोग इथेरियम नेटवर्क का पार्ट हैं? हमें तो वही बहुत बड़ा टास्क लगता है। तो डेटा सेंटर्स को बनाना और उसके लिए फिर हार्डवेयर खरीदना, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है ना। हम लोग खुद डेटा सेंटर्स बनाएं और ये सब करना, तो कहना तो बहुत आसान है, मगर इसकी हार्डवेयर कॉस्ट होगी, इसमें स्पेस की यूटिलाइजेशन होगी, जगह चाहिए आपको, तो ये सब की भी कॉस्ट इसमें होगी। तो अगर ये हार्डवेयर कॉस्ट को हमने कंट्रोल नहीं किया, तो अगेन हमारी जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी है वही रूल करेंगी, क्योंकि वही हार्डवेयर खरीद पाएंगी, वही महंगे महंगे जगहों को खरीद पाएंगी, हार्डवेयर को खरीद पाएंगे, और डिसेंट्रलाइज इंटरनेट को आखिर में वही रूल करेंगे। तो तो ये सबसे बड़ा इशू है। सेकेंड इशू है, अगर आप देखोगे इसमें, वो है डिसीजन मेकिंग का। यहाँ पे कोई भी डिसीजन मेकर नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली हम ये तो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक सेंट्रलाइज, हम डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी मतलब डिसेंट्रलाइज नेटवर्क बना रहे हैं जहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं करेगा हमारे इंटरनेट को। बट जब हम ये कह रहे हैं, तो आप ये सोचो कि कोई भी किसी भी तरह का कोई वीडियो, कोई एब्यूजिव कंटेंट, कोई भी खराब तरह का कंटेंट वो इंटरनेट पर डाल सकता है। और अगर इस तरह का इंटरनेट पे कंटेंट डल गया और कोई उसको रिमूव नहीं कर पाया, क्योंकि भाई हम कह रहे हैं डिसेंट्रलाइज में तो कोई भी ओनर है नहीं, तो उसमें क्या होगा? उसमें वो एब्यूसिव कंटेंट बहुत टाइम के लिए आपके डिसेंट्रलाइज इंटरनेट पर रहेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़, एक ऑप्शन डेफिनेटली है कि वोटिंग की जाए कि भाई ये कंटेंट सही है कि नहीं है, इसको हटाना है कि नहीं। मगर वोटिंग इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। वोटिंग कोई एक झटके का तो काम है नहीं कि वोटिंग की और हट गया वीडियो। सो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, राइट। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया जाएगा? सेंट्रलाइज में तो भाई होती है कंपनी का CEO होता है, वो डील करता है कि भाई ये वीडियो जाएगा, ये कंटेंट जाएगा, नहीं जाएगा, इसको सेंसर करो, इसको हटाओ, ये खराब चीज़ें हटाओ, है ना। मगर इसमें कौन करेगा? तो ये सेकेंड इशू है। एंड द थर्ड इशू, जो इसमें एक काफ़ी मेजर इशू है, जो कि आप और हम मिलके ही आके में ये मतलब ये इशू क्रिएट कर रहे हैं, वो है एक्सेप्टेंस का। लोग इतनी जल्दी डिसेंट्रलाइज इंटरनेट पे स्विच नहीं करेंगे। आप खुद सोचो ना कि फेसबुक जैसी कंपनी है, इतनी हमारा डेटा लीक हुआ, इतनी प्राइवेसी इशू हुए, इतना हैक्स हुए, क्रेडिट कार्ड के स्टोलेंस हुए, कितनी चीज़ें हुई, राइट। बट स्टिल आज हम और आप दोनों फेसबुक यूज़ करते हैं।
कल को अगर कोई कंपनी कहती है कि हम एक डिसेंट्रलाइज इंटरनेट पे एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म ला रहे हैं, आप उसको यूज़ करिए, अनटिल और अनलेस कि हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स ये सब स्विच ना करें, तब तक हम भी स्विच नहीं करेंगे। तो पब्लिक से एक्सेप्टेंस मिलना भी डिसेंट्रलाइज इंटरनेट को मतलब एक काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये भी आसान प्रोसेस नहीं है। और ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो कि डिसेंट्रलाइज इंटरनेट फिर इंटरनेट कंप्यूटर फेस करेगा। तो विद दिस लेट मी एंड दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जहाँ पे हम लोगों ने इंटरनेट कंप्यूटर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा, व्हाट, व्हाई, प्रॉब्लम्स, हाउ इट वर्क्स, डी ऐप को भी डिप्लॉय किया, तो काफ़ी कुछ इस वीडियो में पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर से करिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, और अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इससे आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारी ब्लॉकचेन डेवलपर की डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक्डइन, ट्विटर, इन सब जगहों पे मैं हूँ। आप अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा